तो देखोगे रसायन वाचकन वाली पीडीएफ हम लोग की चल रही थी। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर्स के क्रम आपको याद है, आपका शैम्पू। ठीक है। तो ए पी आप, और ये है चैप्टर नंबर 3 के यानी कर प्रचित अध्ययन। तो इस चैप्टर में एक तो हमने देखा रसायन जो है कि बाहर जाके सेवन करना है जिसका, यानी वातातपिक विधि से सेवन करना है। कौन सा है? केवल आम्लक रसायन। ठीक है। बाकी देखते हैं क्या क्या लिखा है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आम्लक अयस ब्रह्म रसायन, आंवलों का संग्रह या माघ और फागुन मास में, माफ करें, करने के लिए कहा गया 21 भावना। आंवलों को आंवला सोरस की देनी है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि आम्लक अयस ब्रह्म रसायन में जो भावना देनी है वो किसकी देनी है? आंवले को। तो आंवले की ही भावना देनी है, 21 भावना है। 1/8 भाग लौह भस्म पड़ी है, इसमें मधु सर्पी से सेवन करना है। वशिष्ठ, काश्यप, भृग, विराधि ऋषियों ने इसका सेवन किया। जरा व्याधि प्रश्न है, बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम, इसके गुणों में लिखा हुआ है, कोई बाकी चीज खास नहीं है। मेन ये है कि आंवलों का संग्रह जो माघ फागुन में करना है, 21 भावना है, आंवला सोरस की ही देनी है। नेक्स्ट है केवल आम्लक रसायन। तुम पूछ हमें माघ फागुन मास में इकट्ठा करना है। मेन देखो इसमें चीज है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। किस व्यक्ति को? जिसने 1 वर्ष तक उपवास किया है और अब 3 दिन के उपवास पे है। तो वो बाहर जाएगा गार्डन में, वहां आंवले को हाथ में लेगा और गायत्री मंत्र का जाप करेगा। जब आंवले शर्करा, मधु, कल्पानी, स्नेहवंती, मृदुनिचा इन गुणों से युक्त हो जाए तो उनका सेवन करना है। प्लस एक बात और लिखी है, 1 वर्ष जब उपवास कर रहा है उस समय में गायों के बीच में निवास करेगा व्यक्ति, वो भी ध्यान रख सकता है। और सबसे मेन है कि ये अकेला रसायन है जो वातातपिक विधि से सेवन करने के लिए स्पेशली बताया गया है कि वातातपिक विधि से इसको लेना है। नेक्स्ट आता है लोह आदि रसायन। तो यहां से आज देखना है, ध्यान से देखोगे, जरूरी है। तो लोह आदि रसायन आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 15 से लेकर श्लोक नंबर 23 तक है। तो तीक्ष्ण अयस के तिल के समान मोटे 4 अंगुल लंबे इसके पत्र हैं। ठीक है। तीक्ष्ण अयस का प्रयोग करते हैं। लोह की वैरायटी होती है, आप लोगों ने अब तक याद कर ली होंगी, या कोई मुझे बताएगा लोह की कितनी वैरायटी है और कितने कितने भेद हैं उसके? कोई बताएगा मुझे? आप लोग रसशास्त्र पढ़ रहे हो, वहां पे धातुओं वाली बात जब जब आई होगी तो बात आई होगी लोह की कितनी वैरायटी है और उनके फर्दर डिवीजन सब है। तीन है। सर, कौन मूर्तिका कौन सा है? करके सर, मूंग। तीक्ष्ण काट काष्ठ और मुंड। मूंग। ठीक है। तो मुंड है, तीक्ष्ण है और कांत लोह है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? तीक्ष्ण लोह लेना है, तीक्ष्ण यस। क्लियर। तो मुतिका यानी कि मतलब है मुंड, ती से तीक्ष्ण और का से कांत लोह। तो लोह की 3 वैरायटी होती हैं, उनके कितने कितने भेद हैं? तो मुंड के 3, तीक्ष्ण के 6 और कांत के 5। आपको याद होना चाहिए था, और बड़े दुख की बात है कि सिर्फ 2-3 लोगों ने बोला, सबको नहीं पता है। अगर पढ़ चुके हो वहां पे तो पता होना चाहिए था। 365 साल में इतने दिन होते हैं, तो इस तरह हम इसको याद रख लेते हैं। खैर, आगे आ जाओगे। तो तीक्ष्ण अयस्क के लोह के मतलब पत्र लेने हैं। कितनी उनकी मोटाई होगी? तो तिल के बराबर, जितना तिल मोटा होता है उतनी उनकी मोटाई होगी। और 4 अंगुल लंबे, लंबाई 4 अंगुल और मोटाई तिल के समान, याद रखेंगे। तो लोह का सूक्ष्म चूर्ण यूज किया है। अगेन हम बात करते हैं कि पहली बार जो भस्म बनाई थी वाग्भट ने बनाई थी धातुओं की। ठीक है ना? तो यहाँ पे सूक्ष्म चूर्ण ही है। इसके बाद क्या करना है? कह रहे हैं इसको गर्म करना है, बिल्कुल उष्ण कर लेना है। और उसके बाद उसको बुझाना है। किसके अंदर बुझाना है? तो चीजें लिखी हुई हैं क्रमशः, आपको याद रखना है। पहले कह रहे हैं त्रिफला को हाथ में, उसके बाद गोमूत्र, फिर क्षार, फिर लवण, फिर इंगुदी क्षार, फिर किंशुक क्षार। इस क्रम को आप याद रखोगे, ये याद रखना है आपको। तो क्रम देख लो अपना और रट लेना इसको। त्रिफला, गोमूत्र, क्षार, लवण, इंगुदी क्षार, किंशुक क्षार। ठीक है ना? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंद्र रसायन। तो इंद्र रसायन जो है ये विष युक्त है, और विष का मतलब हम मानते हैं, अगर सिर्फ विष शब्द यूज हुआ है तो उसको हम मानते हैं वत्सनाभ। ठीक है। वत्सनाभ। तो याद रखेंगे, इंद्र रसायन वत्सनाभ युक्त है। अब तक आपके द्रव्य गुण के सारे बॉटनिकल नेम जो हैं आपके याद हो चुके होंगे मुझे लगता है। सारे भी नहीं हुए होंगे तो कम से कम अगर 10 डेली याद कर रहे हो आप, तो आज कम से कम 70-80 याद हो जाने चाहिए, और 200 के आसपास है। ठीक है। जिसकी याद नहीं है समझ लेना कि आप अपनी सीट जो है हरियाणा पीएससी में, है ना, दूसरे को देना चाहते हो। फिर किसी का दोष नहीं है, अगर समय के साथ चीजें गलत हो तो आपको बिल्कुल मान लेना चाहिए कि आपको जब बार बार समझाया गया आप नहीं समझ रहे थे। ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हो वो काम, क्योंकि बाकी सारे लोग कर रहे होंगे, तय बात है। तो वचनाभ युक्त है।
और योग के लिखा है परम ओजस्कर, श्वेत्र कुष्ठ विषम ज्वर, इनको नष्ट करने वाला, और मेधा और स्मृति को बढ़ाने वाला। इतनी खास बातें नहीं है, बस इतना ध्यान रखोगे। वचन आप पढ़ा हुआ है इंद्र रसायन के अंदर। अगली चीज आती है हमारे लिए काफी जरूरी, इसको ध्यान से देखिए। आपकी बुक्स में श्लोक नंबर 30 और 31, चार मेध्य रसायन। हम लोग महाकषाय जब पढ़ते हैं तो महाकषाय में आप देखोगे कि वहां पर मेध्य नाम से कोई महाकषाय नहीं है। सवाल भी पूछा जाता है, चाहो तो लिख लो सामने ब्रैकेट में, कि चरक संहिता में महाकषाय के वर्णन में मेध्य महाकषाय का उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको कंपनसेट कर देते हैं यहाँ। तो चरक चिकित्सा 1/3 यानी पहले के थर्ड पाद के अंदर तो इन्होंने चार मेध्य रसायन बताए हैं। सवाल पूछता है कितने मेध्य रसायन बताए हैं या फिर कहाँ बताए हैं। तो चरक चिकित्सा स्थान में बताए हैं, तीसरे पाद में बताए हैं, और चार बताए हैं। कौन से चार, नाम देख लोगे, मंडूकपर्णी, यष्टि मधु, गुडुचि और शंख पुष्पी। अब अगला सवाल ये बनता है कि इनको किस फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, कि कैसे यूज करोगे। तो मंडूकपर्णी का स्वरस यूज किया जाता है, बिल्कुल रट लेना इन बातों को। मंडूकपर्णी का स्वरस, यष्टि मधु मुलेठी जिसको बोलते हैं उसका चूर्ण यूज करना है, चूर्ण। गुडुचि का भी स्वरस है, गुडुचि का स्वरस, और शंख पुष्पी का कल्क यूज करते हैं। तो मंडूकपर्णी का स्वरस और गुडुचि का स्वरस, यष्टि मधु का चूर्ण, और शंख पुष्पी का कल्क। अब अगला सवाल जो पूछा जाता है वो समझोगे। पूछते हैं शंख पुष्पी का क्या पार्ट यूज किया जाता है, इस पे सवाल आता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना आप, लिख लो पंचांग, पंचांग लिख लोगे। और यही एक सवाल का मुझे जवाब दोगे, निधि, निधि। जी सर। विरेचन के कितने आश्रय हैं? सर विरेचन के 6 आश्रय हैं। कौन कौन से? और कोई? क्षार, क्षार मूल त्वक, मूलम पत्रम फलम क्षीर पुष्पम है सर। पंचांग प्लस ओके। चीज। देखो, पंचांग प्लस क्षीर है सर। अच्छी बात है निधि, ठीक है, आपका जवाब है, ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे सभी लोग। तो बेटा पंचांग होता है यानी फल फूल पत्ते, मूल और त्वक, वो पांच चीजें, और उसके साथ में शीर। क्लियर? तो वो चीज होती है। खैर, पंचांग किसको बोलते हैं मैं ये जानना चाहता था इस सवाल के जरिए आपसे। तो पंचांग का मतलब है कि पूरा का पूरा पौधा, सारे पार्ट आ गए उसके पंचांग कहने से। ठीक है, तो शंख पुष्पिका कह लो चाहे तो पंचांग। और दूसरा नाम लिखा है सामूल पुष्प, यानी कि मूल भी लेना है, जड़ भी लेनी है, ठीक है, फूल भी लेने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सब कुछ ही ले लेना है जब जड़ भी ले रहे हो किसी चीज की तो। ठीक है, दूसरी एक और बात है, जो पौधे ना बहुत छोटे होते हैं, कह लो जिनमें लकड़ी नहीं होती है, ठीक है, हर्ब्स यानी कि, तो उनको ना पंचांग ही उनका इस्तेमाल किया जाता है जनरली। पूरा पौधा ही इस्तेमाल किया जाता है, ये एक जनरल रूल है। तो अगर कभी कोई पूछ ले तो याद रखोगे कि पौधा बहुत जो छोटे साइज के पौधे होते हैं जिनमें कास्ट नहीं होती, लकड़ी नहीं होती ज्यादा, तो उनका ना पंचांग ही इस्तेमाल होता है, यानी पूरा पौधा इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन शंखपुष्पी वाला ऐसा भी पूछ लेता है कि क्या पार्ट यूज होता है, तो पंचांग। और ऐसा भी पूछ लेता है समूल पुष्पकल्प। तो दोनों शब्दों को ध्यान रखोगे। अगली बात आती है कि इनका अनुपान क्या है। देखो चरक ने क्लियर कट ऐसा नहीं लिखा कि इसका अनुपान ये है इसका ये है। यष्टि मधु में जरूर लिखा हुआ है कि शीर के साथ लेना है। ठीक है, तो कई लोग इसी से आंसर लगा लेते हैं कि सभी का अनुपान भी आप दुग्ध शीर ये ले सकते हो। तो लिख लो चाहो तो ब्रैकेट में, कि अनुपान पूछ ले तो दुग्ध के साथ लगा सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पूछे इन सब में श्रेष्ठ कौन है, जो चार मेध्य रसायन है। तो शंख पुष्पी श्रेष्ठ है इन चारों के अंदर। ठीक है, शंख पुष्पी श्रेष्ठ है, वो भी याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाता है पिपली रसायन, श्लोक नंबर 32 से 34, 34। तो पिपली रसायन 1 वर्ष तक प्रयोग करना है। पिपली को भावना देने की बात आई है, भावना किसकी देते हैं। तो लिखा है किंशुक क्षार, बिल्कुल याद कर लेना। किंशुक पलाश का ही नाम होता है, जिसको नहीं पता लिख सकते हैं, उसी को पलाश भी बोलते हैं। ठीक है, पलाश, ब्रह्म वृक्ष पर्याय है उसका। तो पिपली रसायन 1 वर्ष तक यूज करने की बात आई है। और किंशुक क्षार से भावना देनी है पिपली को। क्या गुण होते हैं पिपली के वो देखेंगे। तो पिपली दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायने अनुष्णा कटु स्निग्धा वात श्लेष्म हरि, कुष्ठ अर्श प्रमेह गुल्म प्लीहा शूलम आम मारुतजल। तो इन सारे रोगों को दूर करती है। एक नजर डाल लोगे, आपको क्या पता होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। देखो,
एक तो ये कि पिपली रसायन 1 वर्ष तक यूज करना है, किंशुक क्षार की भावना देनी है, सबसे जरूरी बात ये है। दूसरा ऐसा सवाल पूछता है कि पिपली की दोषग्नता क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वात और श्लेष्म कफ, इन दोनों को हरने वाली, वात और कफ को हरने वाली है पिपली, ये बात याद रखोगे। अब वो एक और सवाल बनाता है, तो वो यहाँ आप लिख लोगे, शायद लिखा नहीं है पॉइंट मेरे ख्याल से। नहीं लिखा है, आप लिख लोगे यहाँ पे। लिखो आर्द्र पिपली। आर्द्र, देखो कोई चीज अगर आर्द्र है ना, तो उसका मतलब समझना है कि वाटर कंटेंट है उसके अंदर। और कौन सा दोष है जिसकी उत्पत्ति जल से बताई गई है, बोलो। कफ की कफ उत्पत्ति की Yes. बात। ठीक है, कफ की उत्पत्ति जल से होती है। तो जाहिर सी बात है, जब जल आ जाएगा किसी के अंदर, पानी आ जाएगा, तो वो पानी जो है कफ को बनाएगा, मतलब जल जो है कफ को बनाएगा। तो आर्द्र पिपली क्या करती है, तो वो भी लिख लोगे सामने, आर्द्र पिपली कफ वर्धक है, कफ को बढ़ाने का काम करती है। ये सवाल पूछता है कि आर्द्र पिपली क्या करेगी, वो कफ वर्धक है। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। बाकी गुण लिखे हैं काफी सारे। हम एक बात और ध्यान रखते हैं, जब भी पिपली का श्लोक देगा आपको गुणों वाला, तो उसमें प्लीहा रोग जरूर आपको नाम मिलेगा। प्लीहा रोग, यहाँ भी आप देख ही पा रहे हो, ये लिखा है प्लीहा। ठीक है, तो पा से पिपली, पा से प्लीहा रोग, अगर आपको श्लोक दिखाई दे, ऑप्शन में पिपली हो और प्लीहा रोग का नाम भी आया हो, तो 99% चांसेस हैं कि उसका आंसर पिपली ही होगा। ठीक है, तो पूरा तो कहाँ याद करने जाओगे, और मैं बता देता हूँ बेटा, इसमें कुछ और गुण दिया है जरूरी, 36 से 40 नंबर श्लोक है। लिख लो, इसके भी गुणों में एक बात लिखी है इन्होंने, वैसा स्थापनम, लिख लेंगे आप, वैसा स्थापनम, इसके गुणों में भी है पिपली के। पीछे आपको हरितकी की बात की थी मैंने, आमलकी की बात की थी, कहा था आमलकी श्रेष्ठ है, अगर ऐसे कभी पूछा जाए तो। आगे चलते हैं, यही लिखा है काश्यप ने कटु तेल को प्लीहा रोग की श्रेष्ठ औषध कहा है, तो आपसे पूछा नहीं जा रहा काश्यप, इसी में आगे बढ़ते हैं। पिपली वर्धमान रसायन, तो जैसे हमने भल्ला तक देखा था, कौन बताएगा भल्ला तक कितने से शुरू करना है चरक के अनुसार, कहाँ तक जाना है मैक्सिमम, और कितने दिन खिलाना है, बोलो। 10 से 10 शुरू से करना स्टार्ट करना है, 10 10 से शुरू करना और 55 दिन तक। 1000 होंगे, 55 डेज होंगे। दो बातें मुझे समझ में आई हैं कि 10 से शुरू करना है, टोटल 1000 खिलाने हैं। अब बोलो कहाँ तक जाना है मैक्सिमम, 30 30, और डेज बोलो। 30 तक 35 55। ठीक है ना। 55 तो बेटा जिनको याद नहीं हो, एक बार इसको रिकॉल कर लेना अपने माइंड के अंदर। 10 से शुरू करना था, 30 तक ले जाना था, 55 दिन तक सेवन कराना है, और टोटल 1000 भल्ला तक का सेवन कराना है। इसी तरह यहाँ पिपली वर्धमान की बात भी आई है, तो देख पा रहे हो यहाँ पे वो जो मैंने आपको पॉइंट लिखने को कहा, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। प्लीहो दर्पणाश्रम, पिपली है तो प्लीहा को नष्ट करेगा, प्लस वै स्थापनम। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रख लेना। यहाँ पे पिपली का प्रयोग बताया गया है व्यक्ति के अनुसार, देखो क्वेश्चन जनरली यहीं से बन जाता है। ये मात्रा वात्रा के ऊपर नहीं पूछता पिपली के अंदर, जो हमने देखा, वो ये पूछता है कौन सी कल्पना किस व्यक्ति में यूज करनी है। कि अगर व्यक्ति बलवान है तो उसको पिपली का कल्क बना के देना है, अगर मध्यम बल वाला है तो क्वाथ के रूप में दो, अगर हीन बल वाला है तो चूर्ण के रूप में दो। तो याद रखेंगे, कल्क, फिर उससे कम पावर है क्वाथ, उससे कम पावर है तो चूर्ण। तो कल्क, क्वाथ और चूर्ण। अनुपान मन है, देखना चाहो तो दुग्ध का अनुपान है। सामने फिर मात्रा बता रखी है, तो चरक वाली तो आप याद ही रखोगे, 10, 6 और 3 घटते हुए क्रम में है, 10, 6 और 3, इसको आपको याद रखना है। चरक के अनुसार पिपली की मात्रा ये वाली है, पहला वाला जो कॉलम है। तो बेटा 10, 6 और 3, और सामने दिन लिखे हुए हैं कि कितने दिन तक सेवन कराना है। बलवान व्यक्ति में 19 दिन, मध्यम बल वाले में 25 दिन, और हीन बल वाले में 36 दिन। तो याद रखना, दिन जो है वो घटते जा रहे हैं, तो बलवान को कल्क देना है, और 10 से आ, उसकी शुरुआत करनी है, और 19 दिन में पूरा प्रयोग खत्म करा दो। मध्यम वाले में कहने 6 से क्वाथ देना है, और 25, हीन वाले में 3 से चूर्ण देना है, और 36। आपको रटना है ये पॉइंट, 10, 6, 3, 19, 25, 36, 36, और कल क्वाथ चूर्ण, सबसे मेन बात वो है। सेवन यहाँ भी टोटल 1000 पिपली का ही करना है, 1000 पिपली, इतना ही याद रखोगे, 1000 पिपली यहाँ भी सेवन करनी है। आगे चलें, घृत के साथ साठी चावल, यहाँ भी पथ्य बता दिया है, मन करे तो देख लो। आगे आ जाएंगे, त्रिफला रसायन, तो मधु सर्पी के साथ सेवन करने की बात है। जिनको नहीं पता वो जान सकते हैं कि त्रिफला का प्रयोग संध्या के समय मधु सर्पी के साथ नेत्र रसायन कहा गया आचार्य वाग्भट के द्वारा, तो आपका मन है जानना चाहो तो। नेक्स्ट चलिए, वरा,
ये त्रिफला का भी पर्याय होता है और गर्भाशय का भी पर्याय होता है। वरा, त्रिफला और गर्भाशय दोनों का पर्याय है। सामने वरी लिखा हुआ है, वरी शतावरी का पर्याय है। तो वरा है त्रिफला और वरी है शतावरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये वही मात्रा में कितना रेशियो होता है सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाव प्रकाश ने बाहर से कहा तीनों को इक्वल होना चाहिए, तो इसमें ज्यादा नहीं बात करेंगे, आगे चलते हैं। यहां देखेंगे, यहाँ लिखा नहीं है, आप पहले एक हेडिंग दे देना है शिलाजीत, यहाँ लिखने से रह गया। जो अगली बात चल रही है ना शिलाजीत के बारे में, बेटा शिलाजीत लिख लेना ऊपर, शिलाजीत, ठीक है ना। तो शिलाजीत के चार भेद हैं आचार्य चरक के अनुसार। शिलाजीत चार भेद आचार्य चरक, कौन कौन से? स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। लिखा है कि ये भेद उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होते हैं, यानी स्वर्ण शिलाजीत से रजत शिलाजीत बेहतर है, उससे ताम्र और उससे भी लोह शिलाजीत। ध्यान रखना, यहाँ माइंड ऐसे काम कर जाता है लोगों का कि भाई गोल्ड वाला, स्वर्ण वाला वो सबसे अच्छा होता होगा, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इस तरह नहीं सोचोगे। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह उत्तर उत्तर श्रेष्ठ हैं। सुश्रुत के अनुसार जानना चाहो तो दो भेद हैं उनके, नाग और वंग। और रस ग्रंथों के आपने पढ़ लिए होंगे, दो भेद होते हैं, गोमूत्र गंधी और कपूर गंधी। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? गोमूत्र गंधी। वहां भी सेम बात है, जैसे यहाँ पे लोह शिलाजीत आपने देखा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह रस ग्रंथों के जो दो भेद हैं, गोमूत्र गंधी, कपूर गंधी, तो ऐसा नहीं कि कपूर वाला श्रेष्ठ लगा दो, वहां गोमूत्र गंधी श्रेष्ठ है, तो वहां भी याद रखना है। आगे देखिए, ये पर्याय लिखे हैं शिलाजीत के, अद्रिज, गैरे, अतिथि, गृज और अश्मसार। जरूरी है ये, अतिथि इसको बिल्कुल याद रखेंगे, और गैरे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलो, शोधन किससे कराना है? अगेन शोधन नहीं पूछा जाता, आप नजर डाल लो। गोदुग्ध, गोमूत्र, त्रिफला, कांजी, भृंगराज, क्षार, अम्ल, गुगलू, ये सब द्रव्य बताए हुए हैं। रसशास्त्र में ट्रिक्स वगैरह के साथ बताया हुआ होगा, तो जिन्होंने वहां से पढ़ा होगा उनको कुछ याद आ रहा होगा। बाकी ये एक याद रखना है, इसको मैं कहता हूँ, ये याद रखोगे आप। एला सोरस से कपूर शिलाजीत का शोधन कराते हैं, एला सोरस से कपूर शिलाजीत का शोधन, इसको बिल्कुल याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, ये शिलाजीत की मात्राएं बता रखी हैं, प्रवर, मध्यम और अवर मात्रा। जैसे अभी पिपली में आपने मात्रा देखी थी और चीजें देखी किस तरह से यूज कराते हैं, कि कल कराना है या क्वाथ कराना है या चूर्ण यूज कराना है। तो शिलाजीत भी व्यक्ति के अनुसार यहाँ मात्रा बता रखी है, 4 तोला, 2 तोला और 1 तोला की मात्रा में इसका प्रयोग कराना है, ठीक है। फिर इसी तरह सप्ताह, कितने टाइम यूज कराना है, तो 7 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 हफ्ते। हम कैसे याद रखते हैं कि मात्रा को याद कर लेते हैं 421 तोला, और सप्ताह को याद रख लेते हैं 731 सप्ताह। तो आप भी ऐसा ही कर लेना, बराबर मध्यम अवर, 4, 2, 1 तोला और 7, 3, 1 तोला। अब इसमें ना बहुत डिटेलिंग में मत जाना कि कैसे कैसे यूज करना है, आप पढ़ोगे तो लोगों ने इवन मना किया हुआ है कि 4 तोला तो बहुत ज्यादा मात्रा है, नहीं कराना चाहिए, तो उस समय हमें नहीं पढ़ना है। हम ये जस्टिफिकेशन नहीं देंगे कि आचार्य ने जो कहा वो ठीक है, हम ये भी नहीं कहेंगे जो कहा उन्होंने गलत कहा। हमारा काम क्या है, जो उन्होंने लिखा उसको हम याद कर लेंगे। वो चीज़ें अभी रिसर्च चल रही है, चीज़ें किस तरह से शायद कही होंगी, क्या किया होगा, ठीक है। तो कई लोग इसमें परेशान होते हैं कि सर 4 तोला तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन कुछ लॉजिक होगा उस समय, उसका बल ज़्यादा हो, 50 चीज़ें हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे। सीधा नंबर याद करना है, 421 तोला और 731 सप्ताह, प्रवर मध्यमा वर्ग के लिए शिलाजीत की। क्लियर? आगे चलो, सेवन काल में क्या अपथ्य है? जिस समय आप शिलाजीत खा रहे हो किन किन चीजों को नहीं लेना है आपको? आचार्य चरक के अनुसार कुलत, गुरु और विदाही अनुपान, बिल्कुल याद कर लेना है। सेवन काल में कुलत, विदाही और गुरु अनुपान, इनका सेवन नहीं करना है। नेक्स्ट चलेंगे, मारण कैसे करना है? मारण का मतलब अगर आपको नहीं पता, तो मारण का मतलब होता है बेटा भस्म बनाना, ठीक है। मारण मतलब भस्म बनाना। तो हरताल, मनाशिला, मातुलुंग, इन द्रव्यों का प्रयोग इसकी भस्म बनाने में करते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखा है निर्धूम परीक्षा। तो निर्धूम परीक्षा क्या होती है कि जब आप जलाओगे शिलाजीत को तो बिना धुएं के जलेगा, तो उसको बोलते हैं निर्धूम परीक्षा, है ना। कांच की तरह टूट जाता है, आप देखोगे तो उसको, वैसे ऐसा होगा बिल्कुल
लिक्विड जैसा, और आप अगर इसको कहीं जमीन पर मारोगे तो टूट जाता है। खैर ऐसी बहुत परीक्षाएं होती हैं, तो याद रखेंगे निर्धूम परीक्षा शिलाजीत की है, और लिखा है यहाँ पर कि हड़ताल की भी होती है। आपकी गाइड्स में क्वेश्चन है, वहां पे उसने क्या किया कि दोनों ऑप्शन लिखे हैं, हड़ताल शिलाजीत, और हड़ताल को लगा दिया है निर्धूम परीक्षा में। ठीक है, तो हम लोग अपना रेफरेंस के आधार पे ऐसे याद रखते हैं कि हड़ताल लगा देना, अगर किसी ने वो क्वेश्चन उठा के दे दिया गाइड से हूबहू और पूछ लिया आपसे एक ऑप्शन चूज करने को, तो आप भी हड़ताल लगा सकते हो, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत है। कायदे में दोनों ही सही आंसर है, आज के टाइम के हिसाब से दोनों आपको याद रखने हैं। अब क्लेम भी कर सकते हो तो कोई समस्या है नहीं। क्लियर? तो शिलाजीत और हड़ताल, इनकी निर्धूम परीक्षा होती है। आगे के श्लोक आपसे कहा नहीं गया, लेकिन मैं एक बात बस आपसे कह रहा हूँ, उतना जान लेना। वाग्भट ने ऐसा लिखा है कि जो प्रमेह का रोगी मधुमेही हो जाए। देखो प्रमेह अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मधुमेह जो होती है बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है ना। वात के चार भेद हैं, वात से होने वाले मधुमेह, उन चार में से एक है मधुमेह। तो बिल्कुल एंड स्टेज मानते हैं हम लोग। इवन सुश्रुत ने तो श्लोक भी दिया है कि अंत में सभी प्रमेह जो होते हैं मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? तो कह रहे हैं अष्टांग हृदय कि अगर रोगी मधुमेह का भी हो चुका है ना, और वो भीषक से वर्जित है, यानी चिकित्सकों ने मना कर दिया कि वो ठीक नहीं कर सकते, उसके बाद भी आप प्रमेही के रोगी को दोबारा से जीवन दे सकते हो। 1 तुला की मात्रा में कह रहे हैं उसका सेवन कराना है, भागवत ने कहा है शिलाजीत का। क्लियर? तो आप बस इतना याद रखना कि मधुमेही भी ठीक हो सकता है शिलाजीत से, ये वाग्भट ने कहा है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है बेटा शिलाजीत की चारों वैरायटी आचार्य चरक के अनुसार। सामने उनके रस, वीर्य, विपाक, वर्ण और कर्म वो सब बताए हुए हैं। तो पहला है स्वर्ण शिलाजीत। हम एक एक पॉइंट करके याद करेंगे, ध्यान से देखोगे। तो स्वर्ण शिलाजीत, तो पहले देखो उष्ण कौन सा होता है, तो हम याद रखते हैं कि ताऊ जी जो है परिवार में, जो ताऊ जी होते हैं ना, अक्सर क्या होते हैं वो उष्ण होते हैं, गुस्से में रहते हैं। आप किसी फैमिली में देख लो, एक ताऊ जी होंगे, एक चाचा जी होंगे, खासकर कोई अगर हरियाणा, तो आप हरियाणा की हो ज्यादातर लोग, या एग्जाम देने वाले हो, तो हरियाणा में, यूपी में हमारे यहाँ क्या ताऊ जी जो होते हैं वो गुस्से वाले होते हैं, और चाचा जी जो होते हैं जनरली वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, है ना? तो ताऊ जो है उष्ण है, ऐसा करके याद रखना। ताऊ यानी ताम्र शिलाजीत, वो उष्ण प्रकार का है, यानी वीर्य में उष्ण है, बाकी सारे शीत हैं। एक बात। नेक्स्ट आ जाओ विपाक के ऊपर। तो रजत जो है, रजत, ये स्वादु विपाक है। रजत स्वादु विपाक है, स्वादु यानी मधुर विपाक है, बाकी सारे कटु हैं। तो रजत विपाक में स्वादु है। नेक्स्ट आ जाते हैं रस के ऊपर। रस देखोगे तो सभी के अंदर तिक्त रस एक कॉमन सा हमको मिलता है, रजत को छोड़ के। तो देखोगे आप, रजत में अकेले में कटु है रस, बाकी सब में देखो तिक्त जरूर मिलेगा आपको, तिक्त है, तिक्त है, तो यहाँ भी तिक्त है। ठीक है? फिर स्वर्ण शिलाजीत, स्वर्ण तिक्त के साथ मधुर भी है। तो हम याद ऐसे रखते हैं कि स्वर्ण काफी महंगी धातु है, आज की डेट में लगभग 68,000 प्राइसिंग चल रही है, 68,000 रुपये तोला। तो इतनी अच्छी चीज है, किसी को मिलेगी तो मीठा ही होगा फिर तो, है ना, अच्छा ही बोलेगा। तो मधुर भी है तिक्त के साथ स्वर्ण शिलाजीत। रजत हमने बात कर ली कि विपाक में भले ही स्वादु है, यानी मधुर है, लेकिन रस इसका कटु है। ता से ताम्र, ता से तिक्त, ताम्र शिलाजीत तिक्त है, ताम्र तिक्त है बस, और कुछ नहीं है साथ में। और लास्ट है लोह शिलाजीत। तो तिक्त तो होने ही वाला है, हमने बात कर ली कि रजत के अलावा सब में तिक्त है, क्योंकि ला से लोह और ला से ही लवण। तो लोह शिलाजीत, उसका लवण रस भी है। ठीक है, तो फिर से एक बार बोलूं अगर, तो ताऊ उष्ण है, तो ताम्र उष्ण। विपाक में रजत सिर्फ मधुर है, रजत मधुर है, बाकी कटु हो गए। रस में सब में तिक्त है, रजत के अलावा, रजत कटु है। स्वर्ण शिलाजीत साथ में मधुर भी आ जाएगा रस। ताम्र शिलाजीत में तिक्त, ता से ताम्र, ता से तिक्त। और लोह शिलाजीत, क्योंकि ला से है लोह और ला से ही लवण, तो लवण हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे इनका वर्ण कैसा होता है। तो पहला देख रहे हो स्वर्ण शिलाजीत, वहां लिखा है जपा पुष्प निभम। ठीक है, तो गुड़हल का जो फूल होता है उसके जैसे वर्ण वाला। ठीक है, तो जपा पुष्प निभम याद रखना। ऐसा भी कर सकते हो, भूल जाओ तो, कि आप किसी को एक बार कह दो, है ना, जैसे जो मेल है वो रिलेट करेंगे, आप जैसे कह दो अपनी वाइफ को कि मैं गोल्ड का कुछ दिलाऊंगा, है ना, तो फिर अगले कुछ दिन तक जब तक वो मांग पूरी नहीं होगी, डिमांड पूरी नहीं होगी, तो गोल्ड का ही जब चलता रहेगा लगातार। ठीक है, कि स्वर्ण दिला दो, गोल्ड का वो दिला दो, है ना, चलता रहता है ऐसा। तो स्वर्ण तो जब करना, मतलब उसी का नाम लेना हर टाइम, हर टाइम टॉर्चर, इधर उधर जब भी जाओगे, कहीं से आओगे, वो लाए क्या। तो जपा पुष्प निभम। रजत, रजत सिल्वर होता है, सिल्वर वाइट कलर की होता है मतलब, तो श्वेत वर्ण है इसका, इजी है। ताम्र शिलाजीत, यहाँ लिखा है वहिर कंठाब। ताम्र शिलाजीत वहिर कंठाब, तो वहिर मतलब मोर के लिए,
कि मोर के कंठ के जैसा, मोर के गले के जैसा वर्ण जो होता है उस तरह का वर्ण है। फिर नेक्स्ट है लोह शिलाजीत। तो गुग्गुल की आभा वाला, तो लोह भी ब्लैक ही होता है इन जनरल हम देखते हैं, और गुग्गुल भी ब्लैकिश ही होता है थोड़ा। तो लोह शिलाजीत गुगलू की आभा वाला। और ताम्र शिलाजीत बहिर्कंठाभ। ठीक है। आगे चलो, कर्म लिखे हुए हैं कौन सा क्या काम करता है। तो स्वर्ण शिलाजीत वात और पित्त को हरने वाला है, इसको तो बेटा रटना ही है देखो। स्वर्ण शिलाजीत वात पित्त हर। रजत शिलाजीत कफ और पित्त को हरने वाला है, कफ पित्त हर। ताम्र शिलाजीत कफ हर। लोह शिलाजीत इजी है कि सबसे श्रेष्ठ है, इसीलिए श्रेष्ठ है कि तीनों दोषों को हरने वाला है, वात को पित्त को कफ को। ठीक। ऊपर वाले तीनों आपको याद करने हैं। स्वर्ण वाला वात पित्त, रजत वाला कफ पित्त। लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि हम इस तरह याद करते हैं जनरली कि पहले वात पित्त याद करते हैं फिर वात कफ याद करते हैं, लेकिन यहाँ वात कफ नहीं है, सेकंड नंबर पे क्या है, कफ और पित्त है। तो ये स्पेशली फोकस कर लेना, अदरवाइज गलती की संभावना बढ़ जाती है। और लास्ट वाला जो है ताम्र शिलाजीत, वो कफ को हरने वाला है। आगे चलें। शिलाजीत का संग्रह कब करते हैं। जनरल आपको पता होना चाहिए, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो शिलाजीत जो है वो पत्थरों का निर्यास माना जाता है। आपने इसके पीछे पर्याय देखे थे, है ना, तो अशमसार या उस तरह के पर्याय हैं इसके। वो इसीलिए है कि पत्थरों से मिलता है ये, अश्म से। तो वो पत्थर कहते हैं कि कब उनका निर्यास निकलता है, तो गर्मियों के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु के अंदर। तो एक जनरल बात आपको पता होनी चाहिए। प्लस अभी मैंने आपको पढ़ाया कि आचार्य चरक ने शिलाजीत के साथ क्या क्या चीजें मना मना की हुई हैं। तो कुलत, गुरु और विदाही अनुपात। लेकिन जो चीजें मैंने आपको याद नहीं कराई वो थी आचार्य सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार। वाग्भट ने कुलत, कपोत, काकमाची ये तीन चीज मना की हैं। ठीक, तो यहाँ हम नहीं याद कर रहे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन आप चाहो तो याद कर सकते हो कि चरक ने भी ये तीनों चीजें, यानी कुलत, कपोत और काकमाची मना की हैं लेने के लिए। किसके साथ, स्वर्ण माक्षिक आदि योग के साथ और योगराज के साथ। स्वर्ण माक्षिक आदि योग जिसको ताप्य आदि योग भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा रस शास्त्र में। ताप्य का ताप्य नाम क्यों है बताओ, अगर पढ़ा होगा तो वहां की बात बाकी होगी जरूर मैंने। ताप्ती नदी के पास में है। ठीक है ना, तो ताप्ती नदी के पास मिलने की वजह से। खैर, वापस आ जाते हैं। तो स्वर्ण माक्षिक आदि योग या ताप्यादि योग, और दूसरा कह रहे हैं योगराज। तो इनके साथ कुलत, कपोत, काकमाची तीनों चीजें मना है। नेक्स्ट आ जाओगे। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आई हैं, कह रहे हैं तीन तो पिपली के योग बताए हैं, चार त्रिफला के योग बताए हैं। वो इतने जरूरी नहीं आपके लिए। आप तो बस ये याद रखो इस चैप्टर के अंदर ही चार मेध्य रसायन की बात हुई है, उतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि चार मेध्य रसायन यहाँ है। प्लस शिलाजीत याद रख सकते हो कि शिलाजीत वाली बात जो है वो भी यहाँ हुई है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। क्लियर। चार मेध्य रसायन और शिलाजीत की बात यहाँ हुई है, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं चतुर्थ पाद, यानी अंतिम पाद रसायन का। तो सभी दोषों का कारण किस वजह से हो रहे हैं दोष सारे, पीछे भी बताया था आपको। तो ग्राम्य आहार को ही सभी दोषों का कारण माना गया है। कह रहे हैं इसके सेवन से, ये मंद दैत्य गलत लिख दिया। इसके सेवन से ना नाति कल्याश्च ऐसा होता है। एक मिनट बेटा, मैं देख के बता देता हूँ इनसे कि गलत लिखा हुआ है। लिख लोगे कि दोषों का कारण ग्राम्य आहार, इसके सेवन से मंद चेष्टा, व्यक्ति इसको लेने के बाद चेष्टाएं उसकी मंद हो जाती है, जो अधिक कल्याणकारी नहीं है, ना अति कल्याश्च ऐसा लिखा हुआ है। मंद चेष्टा है बेटा, ये चेष्टा, चेष्टाएं मंद हो जाती हैं व्यक्तियों की, जो अधिक कल्याणकारी चीज नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। बहुत 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 जरूरी पॉइंट है बेटा, आयुर्वेद का अवतरण। तो आपसे पूछा जाएगा चरक संहिता में आयुर्वेद का अवतरण कहाँ कहाँ हुआ है। जिन लोगों ने चरक सूत्र एक पढ़ा था, है ना, आउट ऑफ टॉपिक हम लोगों ने वो कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, चरक सूत्र स्थान। तो वहां आप लोगों ने देखा होगा कि एक तो चरक सूत्र एक के अंदर आयुर्वेद का अवतरण बताया गया है। चलो मुझे बता दो कि दुनिया में आयुर्वेद कैसे आया था, सबसे पहले कौन उसको लेके आया था और कैसे लेके आया था। ब्रह्मा जी ब्रह्मा ने ने स्मरण स्मरण किया किया था। था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया था, सब लोग याद रखना। ब्रह्मा जी ने भी स्मरण किया था, बनाया नहीं था, उनसे भी पहले से चला आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं इसका आदि नहीं है, अंत नहीं है आयुर्वेद का। तो आयुर्वेद का अवतरण चरक सूत्र एक में बताया गया, और चरक चिकित्सा 1/4 जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बताया गया है। ठीक। फिर पूछना है कि दोनों में से कौन सा डिवीजन श्रेष्ठ है। तो चरक चिकित्सा 1/4 जो यहाँ बताया जा रहा है इसको श्रेष्ठ माना जाता है, इसका कारण भी लिखा हुआ है।
कि इस वाले डिवीजन में भारद्वाज ऋषि का उल्लेख नहीं है। तो भारद्वाज ऋषि कौन थे? जो भगवान इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने गए थे, उन्होंने सीखा, आके फिर अन्य आचार्यों को दिया, उन्होंने फिर अपने अपने शिष्यों में वो ज्ञान दिया। ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति बीच में से हट जाएगा तो सीधी आपकी बात हो रही है। इसको ऐसे समझो कि आपको मान लो किसी सरकारी ऑफिस में कोई काम है, मान लो आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, और बीच में कोई ब्रोकर जुड़ेगा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी ना। ब्रोकर जुड़ने से हो सकता है पैसे ज्यादा लगने लगे हैं, या आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर ना मिले। ठीक है ना। तो जब एक व्यक्ति बीच में जुड़ जाएगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा। हो सकता है पूरा याद ही ना रहे उसको क्या क्या बताया गया था, तो कुछ चीजें खो दे बीच में, है ना। तो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति बीच में नहीं है, आप ज्ञान सीधे भगवान से ले रहे हो, इंद्र से ले रहे हो, एक इंसान से लेने के बदले, तो ये ज्यादा श्रेष्ठ माना गया। तो चरक चिकित्सा 1/4 वाला डिवीजन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ भारद्वाज ऋषि का उल्लेख नहीं है। ऐसा ही याद रखना है। आगे चलिए। इंद्र के पर्याय वगैरह आपके लिए खास बात नहीं है। इंद्रोक्त रसायन आए हैं इस चैप्टर में, बस नाम देख सकते हो, प्रथम द्वितीय, कोई खास नहीं। आगे चलेंगे। कुटी प्रावेशिक रसायन के योग्य कौन है? हमने देखा रसायन दो तरह से लेना है, कुटी प्रावेशिक विधि से और वातातपिक विधि से। वातातपिक में एक ही पढ़ा, केवल आम्लक। ठीक है। बाकी तो यहाँ पे जितनी बात हुई है कुटी प्रावेशिक की ही बात हुई है। तो अब उसके लिए भी बता रहे हैं कि हर एक को नहीं कुटी प्रवेश करा देना है, किसी ने आगे कहा तो आपको परीक्षाएं करनी है। वो क्या क्या परीक्षाएं हैं वो, तो ये कुछ कंडीशन लिखी है, ध्यान से देख लोगे। समर्था नाम, आरोगाणाम, धीमताम, नियत आत्मनाम, कुटी प्रवेशम, आशनि नाम, ऐसा है। परिच्छद बताम हिते, मतलब कि कुटी में उसी को भेजना है जो समर्थ हो, मतलब फाइनेंशियली चीजें मैनेज कर ले अपने। ठीक है। उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। कि रसायन का सेवन बीमार व्यक्ति को नहीं कराना, खासकर ऐसे बीमार को कि वो अपनी केयर ही नहीं कर सकता। क्योंकि आप कुटी के अंदर भेज रहे हो, वहां कुछ भी हो सकता है, वो पता चला बंद रहा है 1 महीने के लिए, है ना, वो अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा। तो आरोगी होना चाहिए। ठीक है। धी वाला हो, उसकी बुद्धि ठीक से काम करती हो। नियत आत्मनाम, ठीक है, तो उसका अपने ऊपर कंट्रोल हो, ये भी मतलब है। कुटी प्रवेशम आशनि नाम, कि जल्दबाजी ना करे। कि आपने कहा 6 महीने रहना है, वो कहने लगा 2 दिन में कि मुझे बाहर निकालो। है ना, बिग बॉस में कैसा होता है कि लोग जाते हैं फिर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकाल दो। तो आ तो गए, फिर परेशान करते हैं। ठीक है। तो ऐसे नहीं होने चाहिए। और परिच्छद वताम हिते, मतलब उसके केयर करने वाले लोग भी होने चाहिए उसके साथ। तो ऐसे लोगों को कुटी में प्रवेश कराना, अदरवाइज नहीं कराना है। अन्य पुरुषों के लिए वातातपिक विधि हितकर होती है। वातातपिक। आगे चलेंगे। नेक्स्ट बेटा आचार रसायन की बात हुई, और ये जो पॉइंट है अगला सत्यवादी नमी, उसी के साथ है, अगली लाइन में ऐड होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है वो। तो पहले समझ लो आचार रसायन क्या होता है। देखो ऐसा है कि हम लोग जो रसायन समझते हैं उन चीजों को समझते हैं जो हमारे शरीर को एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं। ठीक है। तो वो रसायन है। या फिर हमारे किसी रोग को एकदम से दूर कर दें, मतलब बड़ा चमत्कारी सा प्रभाव हो, तो हम उन चीजों को रसायन समझते हैं। ठीक है। रसायन की जो बेसिक अवधारणा है आयुर्वेद में वो क्या है? कि रसायन वो द्रव्य हैं जो रस को ना एकदम से अवेलेबल करा दें हमारी बॉडी के लिए, है ना, श्रेष्ठ रस को कह लो, और बहुत कम टाइम के अंदर अवेलेबल करा दें और पोषण कर दें। तो एक तरीके से वो रसायन है। चरक संहिता के अंदर एक आचार रसायन का उल्लेख आया, ये क्या है? यहाँ कोई चीज आपको खाने को नहीं कही जाती, इसमें आपसे कहा जाएगा आपका व्यवहार ठीक कर लो, है ना, कि भाई बड़ों का सम्मान करो, सत्य बोलो, है ना, झूठ मत बोलो, ऐसी ऐसी बातें सारी। तो ये सब आती हैं आचार रसायन के अंदर, कि आपका व्यवहार मतलब वो अच्छा हो जाए। तो कह रहे हैं इसका इसको फॉलो करने से भी वही लाभ मिलते हैं जो रसायन का सेवन करने से लाभ मिलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आई हैं आचार रसायन में, वो सब अपने व्यवहार में लाने के लिए आई हुई हैं कि व्यवहार बदलो। लेकिन दो चीजें वहां पर ऐसी आई हैं जो खाने से संबंधित है, क्षीर और घृत, यानी दूध और घी। तो क्या याद रखना है अभी? एक बात, कि आचार रसायन किस आचार्य की मौलिक देन है? मौलिक मतलब सिर्फ इन्हीं में है, कहीं और है ही नहीं चरक के अलावा। तो चरक संहिता की मौलिक देन है आचार रसायन। दूसरी बात, क्या इसमें कोई खाने की चीजें भी आई हैं या सिर्फ व्यवहार की चीजें आई हैं? तो दो चीजें आई हैं ऐसे, क्षीर और घृत, जिनका सेवन करने को बताया हुआ है। तीसरा सवाल आता है किस तरह की चिकित्सा है ये? द्रव्यभूत या अद्रव्यभूत? द्रव्यभूत जहां कुछ दे रहे हो आप, कोई मेडिसिन दे रहे हो, मतलब उस तरह की चीजें। और अद्रव्यभूत होती है कि जिसमें कोई द्रव्य नहीं